इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगा निशांत को, जो कि आएंगे और पोइट्री और स्टोरी टेलिंग की परफॉर्मेंस देंगे अपनी। निशांत। एक सूचना बाकी लोगों के लिए है, इस परफॉर्मेंस के बाद जो लोग नए आए हैं वो मुझसे टोकन ले सकते हैं। बिल्कुल। हाय, परफेक्ट। ओके, हाय, नमस्कार, मेरा नाम निशांत है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जब तक वो मेरा सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं। सो द थिंग इज़, मैं अभी स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ एंड स्टोरी टेलिंग में ऐसा है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मेरे सीनियर वो एक प्रॉस्टिट्यूट रिहैब सेंटर डिज़ाइन कर रहे थे। लाइक हम आर्किटेक्ट है, इमारतें बनाते हैं, तो मैं उनको असिस्ट कर रहा था उसमें। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि वी यूज़ टू डू सम इंटरव्यूज़, ठीक है, हमारी केस स्टडीज़ होती थी। एंड प्रॉस्टिट्यूट रिहैब सेंटर को बनाते हुए आई केम अक्रॉस अ वुमन जिनका हमने इंटरव्यू किया था एंड उनसे कुछ बात हुई एंड उसी से इंस्पायर होकर मैंने एक कहानी लिखी थी। क्या बात जी, ओके, श्योर, या। एक बार तालियां हो जाए निशांत के लिए। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, तालियां तालियां तालियां। नमस्कार, मेरा नाम अमित त्रिपाठी। मैं पेशे से एक लेखक हूँ और जिस कहानी के साथ मैं आप सभी को रूबरू करवाने जा रहा हूँ, उस कहानी ने मुझे बताया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें शायद कभी खोला नहीं जाता। सिर्फ एक शर्म का ताला है जो हमेशा उन पर लगा दिया जाता है। ऐसी दीवारें जिनमें खिड़कियाँ तो हैं, लेकिन उन खिड़कियों से आती हुई उम्मीद की वो धूप शायद सबको नसीब नहीं होती। तो ऐसे एक दिन की बात है, मैं उन दिनों एक मैगजीन कंपनी में एक एडिटर का काम किया करता था। या थैंक यू। तो ऐसी एक दिन की बात है, ये उन दिनों की बात है, मैं एक मैगजीन कंपनी में एक एडिटर का काम किया करता था। लेकिन एक भी कहानी ऐसी नहीं जिसको देख के लगे कि हाँ, इसे छापना बनता है। शायद ऐसे ही एक लेखक अपने आंसुओं को स्याही बनाकर कागज़ पर उतारता है। काम में बेहद बोरियत आ चुकी थी, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे कैबिन में आती है, बेहद खूबसूरत। उसकी आंखें देख लगा ना जाने कितना ही दर्द उसने अपने आंखों में छुपा के रखा है। उसने धीमी सी आवाज़ में मुझसे कहा, साहब, ये मेरी कहानी है, क्या आप इसे अपने अखबार में छापेंगे? एक काम कीजिए, आप अपनी किताब को मेरे टेबल पर छोड़ दीजिए, कुछ होगा तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी किताब मेरी टेबल पर रखी और वहाँ से चली गई। मैंने हमेशा की तरह अपनी जेब से सिगरेट निकाली, होंठों से लगाई। धुआं जैसे जैसे पंखे की हवा में घुलता जा रहा था, मैं वैसे वैसे अपनी आम जिंदगी में लौटता जा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। शराब पीने की गंदी आदत से न जाने कभी छुटकारा मिलेगा। बाईं ओर मुड़ के देखा तो उसी औरत की किताब दिखाई पड़ी। मैंने किताब को जैसे ही उठाया तो उसमें से एक तस्वीर ज़मीन पर गिरी। मैंने तस्वीर को उठाया, उसमें देखा कि वही औरत थी और साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, शायद उसकी बेटी होगी। लेकिन तस्वीर में वो औरत और जिस औरत से मैं आज सुबह मिला था, उनमें आंखों में भरे उस रस का ही फ़र्क था। मैंने तस्वीर से जैसी नज़र हटाई तो देखा वही औरत मेरे सामने बैठी हुई थी, कपड़े फटे हुए, गले पे नोचे जाने के निशान, जैसे ना जाने किसी ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की हो। उसने फिर से मुझसे पूछा, साहब, क्या आप मेरी कहानी अपने अखबार में छापेंगे? मैं कुछ कह नहीं पाया। उसने इस बार चिल्लाते हुए मुझसे पूछा, साहब, क्या आप मेरी कहानी अपने अखबार में छापेंगे? आखिर क्या है तुम्हारी कहानी में ऐसा? साहब, मैं तो आपको अपना नाम ही बताना भूल गई। मेरा नाम अनीता और ये मेरी बेटी अनाया है। मैंने दाईं ओर मुड़ के देखा तो वहाँ पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई एक छोटी सी बच्ची की लाश थी। घबराहट में मुझसे शराब का गिलास ज़मीन पर गिर गया। वो चिल्ला के मुझसे बोली, शोर मत कीजिए साहब, मेरी बेटी जाग जाएगी। आज ही तो चैन की नींद सोई है वो, इस समाज की दरिंदगी से आज ही तो आज़ाद हुई है वो। जानना चाहते हैं साहब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं उसकी माँ एक रंडी हूँ। हाँ साहब, मैं उसकी माँ एक रंडी हूँ। 8 साल की उम्र में अपने माँ बाप से ठुकराई गई, एक दल्ले के हाथों में बेच दी गई थी। 10 साल की थी मैं जब उन हवस भरी निगाहों ने पहली बार मुझ पर डोरे डाले। किसी तरह अपनी बेटी को उस माहौल से मैं बचा लाई थी, लेकिन किसी स्कूल में उसका दाखिला नहीं हुआ। सब उसे ए रंडी की बेटी कह के पुकारते थे। 5 साल की थी वो जब पहली बार उसने पूछा, माँ, पापा कहाँ हैं? पापा मुझे स्कूल छोड़ने क्यों नहीं आते? वो रिया के पापा तो हमेशा स्कूल छोड़ने आते हैं। 10 साल की थी वो जब उसकी मासूमियत में देख पहली बार डर लगा। माँ, ऐसा क्यों होता है? मेरी हर खुशी में आपकी आंखें नम होती हैं। ज़िंदगी तो जैसे पानी की तरह लगती है, रास्ता उसका खुशी का हो या गम का, बहना उसे हमेशा पड़ता है। एक दिन 17 दिसंबर 2017 मेरी बेटी स्कूल से लौटी नहीं। खूब ढूंढा, खूब खोजा, 3 दिन बाद उसकी लाश एक कूड़ेदान के पास मिली।
उसका बलात्कार हुआ था साहब। होठ चबाए हुए आंखें फोड़ दी गई थी, उसका बलात्कार हुआ था। लेकिन यही नहीं साहब, पुलिस स्टेशनों से लेकर इंसाफ के मंदिरों तक हर जगह उसका बलात्कार हुआ। माय लॉर्ड, ये केस अब एक ऐसी औरत की गवाही पे टिका है जो खुद एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है। क्यों? मैंने ठीक कहा ना अनीता जी? अगर मेरे बीते हुए कल की वजह से मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, अगर मेरे चरित्र की तरह उस पर लांछन लगाए गए, तो हाँ साहब, मैं एक धंधे वाली हूँ। लेकिन ये समाज क्यों नहीं अपने बेटों को सिखाता कि बेटा, औरतों की इज्जत ऐसे की जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। थैंक यू। बहुत प्यारा। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं भाई के लिए।